टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस अलाट की गई हैं वो क्लासेस को मीट करें, अपनी क्लासें पढ़ाएं, अपना कोर्स कवर करें। और उसमें फिर ये है कि उसके मुताबिक फिर जो भी रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट की बेस पर ही आप उनको उनकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। और अमूमन हमारे यहाँ जो एक परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट होती है जो पहले ACR कहलाती थी, उसमें फिर आपका जो रिज़ल्ट परसेंटेज है मेंशन होती है, जिससे आपका डोसियर बनता है और आपकी जो प्रमोशन वगैरह या बेनिफिट है वो उसके साथ अटैच होते हैं। तो ज़ेन में ये चीज़ होती है कि हमारी ड्यूटी ये है कि हम कोर्स को कवर करें, क्लासें पढ़ाएं टाइम टेबल के मुताबिक जो वर्कलोड दिया गया है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे नहीं है, इसलिए कि कॉलेज में सिर्फ एक टीचर की ड्यूटी यही नहीं है कि उसने अपनी क्लासेस को मीट करना है टाइम टेबल के मुताबिक, अपना कोर्स कवर करना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है, बल्कि कॉलेज की जो एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें मल्टीपल नेचर की ड्यूटीज और भी हैं जिनको उन्हीं टीचर्स ने परफॉर्म करना है एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। जो भी प्रिंसिपल को ने उससे काम लेना, उनसे उन्होंने उस काम को भी परफॉर्म करना है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, और भी मुख्तलिफ तरह की नेचर के काम होते हैं जिनको परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करने होते हैं टीचर में। और यही वजह है कि जब ये ACR को रिप्लेस किया गया पर के साथ, ACR था कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके कॉलम की नेचर डिफरेंट थी। फिर जब ये महकमे ने फैसला किया एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट इस परसेप्शन को ही ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने फिर उसको जब नाम दिया परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट का, जो हर साल प्रिंसिपल इनिशिएट करता है, और उसके कई कॉलम होते हैं उस पर परफॉर्मे पे। फ्रंट फेज शीट जो है कंसर्न टीचर ने खुद उसको फिल करना होता है, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और फिर उसके बाद बाकी के जितने भी पेजेस हैं और उस पर जितने भी कॉलम बने हुए हैं, दैट इज़ टू बी रिलेटिंग टू ईदर फिल्ड बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर और काउंटर साइनिंग ऑफिसर। तो अगर आप उसको देखें और उसको थोड़ा पढ़ें, जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट का परफॉर्मा है, तो उसमें ऐसे कॉलम है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंसिपल ने इनको, इस टीचर को जिसकी लिखी इनिशिएट की जा रही है, क्या असाइनमेंट दी, क्या टास्क दिया, what task was given by the principal to the teacher, and whether the concerned teacher amicably completed this task. If completed, then you principal will write down yes, ये टास्क दिया था और इसने एमिकेबली इसको कंप्लीट किया, या कम टास्क दिया था तो कंप्लीट नहीं किया, नहीं किया तो उसकी रीजनिंग लिखे। तो प्रिंसिपल कहेगा जी मैंने इसको ये टास्क दिया, इसने कोशिश की लेकिन ये मुकम्मल नहीं कर सका, इसने या डिफाइंग द अथॉरिटी या लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पेन पिक्चर है एक किस्म की कि प्रिंसिपल उस कॉलम में क्या डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, कि वो उस हवाले से कि जो टास्क दिया था उस टीचर ने वो टास्क को परफॉर्म किया है, नहीं किया, नहीं किया तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अब जब से ये पर आया है, पहले तो ये था कि आपको एक कंसेप्ट ये था कि एक टीचर की अगर ACR एडवर्स हो गई है तो उसका एक तरीक़ाकार था कि आप प्रिंसिपल पहले बताता था कि मैं तुम्हारी एडवर्स लिख रहा हूँ, उसके पीछे उसके पास एक बैकअप में होता है कि उसने वक्तन फ़वक्तन उस टीचर को वार्निंग दी, एक्सप्लेनेशन कॉल की, अल्टीमेटली उसकी ACR जो है वो एडवर्स लिखने लगा, तो उसको बता के वो लिखता था, जिससे उसकी प्रमोशन इफेक्ट होती थी कंसर्न टीचर की। लेकिन पर में आपके पास पहले कैटेगरीज भी ज़्यादा थी, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, और फिर एडवर्स आता था। अब सिर्फ दो है, वेरी गुड, गुड, और देन एडवर्स आ जाती है। या टीचर वेरी गुड है या गुड है या फिर वो एडवर्स है। तो अब अगर आप उसको नहीं, वेरी गुड नहीं है, एक है वेरी गुड और उसके बाद है एवरेज। प्रेजेंट परफॉर्मा जो है उसमें है वेरी गुड और एवरेज, गुड नहीं है उसमें, या आप वेरी गुड में है या आप एवरेज में है। अच्छा, अब आपको एवरेज में रख के अगर प्रिंसिपल ने उस कॉलम में ये लिख दिया है कि जो टास्क दिया गया था दैट वाज रिलेटिंग टू कोई भी असाइनमेंट, कोई कमेटी का मेंबर था, किसी कमेटी का टीचर कन्वीनर था, कोई काम उसको दिया गया और उसने नहीं किया और वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ और उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, नॉन कॉपरेशन एटीट्यूड है, तो
ये लिखकर, लेकिन प्रिंसिपल ने ओवरऑल उसकी जो असेसमेंट की अगले कॉलम्स में और जो मेन कैटेगरी उसकी रखी वो रखी एवरेज। एवरेज को बजाय एडवर्स एसीआर नहीं माना जाता, वो एडवर्स नहीं होती, उससे अगली स्टेज एडवर्स होती है जिसमें आप बाकायदा रिमार्क्स देते हो कि ये मतलब इसको मैं एडवर्स कैटेगरी में अपने हाथ से उसको एडवर्स लिख के, तो एवरेज पे अमूमन आपकी प्रमोशन इफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर ये इस कॉलम में कुछ ऐसे रिमार्क्स प्रिंसिपल ने लिखे हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि उसमें जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो आपके डोसियर बनाते वक्त आपके केस को रोकेगी। आपको लेटर लिखा जाएगा कि आपके प्रिंसिपल ने आपके बारे में ये पिक्चर की है, यू विल हैव टू पर्सनली अपीयर, आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी। पहले प्रिंसिपल से पूछा जाएगा कि ये आपने लिखी है, इसमें आप जो है आप अपना कोई कमेंट्स दें कि क्या आप इस पर परसिस्ट करते हैं या आप इसको खुद ही आप विड्रा करना चाहते हैं। पहला इख्तियार आपका है कि आप अपने इस डिसीजन को, इन कमेंट्स को अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, मैंने जो लिखा है वो उस वक्त का तकाजा था और ये बात बिल्कुल फैक्ट पर बेस करती है और मैंने उसी हिसाब से ये लिखा है जो उस वक्त इस बंदे की परफॉर्मेंस थी, तो आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स, तो उस वक्त के बाद फिर जो कंसर्न ऑफिसर है या ऑफिशियल है उसको बुलाया जाएगा और कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उसकी पर्सनल हियरिंग करके, और उस पर्सनल हियरिंग में अब आपका काम है कि आप अपने डिफेंस में क्या कहते हैं और कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी बात से कन्विंस होती है कि नहीं, अदरवाइज आपकी प्रमोशन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। लिहाजा ये अब नई जो चीज़ है वो ये है कि अब पहले ऐसे नहीं था, जब से ये पर का परफार्मा आया है तो पर के परफार्मे में टास्क दिए गए, आपने वो टास्क परफॉर्म किए नहीं किए तो क्या वजह थी, किए तो अप्रिसिएशन है, नहीं किए तो उसकी रीजनिंग है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें भी जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपको पर्सनल हियरिंग में अपीयर होकर अपने केस को डिफेंड करना पड़ेगा उस सूरत में जब प्रिंसिपल अपनी बात पर परसिस्ट कर रहा है और वो अपने लिखे हुए अल्फाज को विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है, तो देन यू विल हैव, तो हालांकि आपकी ACR एवरेज में है जो कि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि पेन पिक्चर ऐसी आ गई और रिमार्क्स ऐसे आ गए कि आपको एक असाइनमेंट दी गई और आप परफॉर्म नहीं कर सके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कोऑपरेशन, तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए ये बात बताने का मकसद ये है कि ये ज़हन में रखी जाए बात कि कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। देखें ये आपके सामने मैं एक मेन स्लाइड है आज की शेयर कर रहा हूँ। ये एक कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसको ऑर्गेनोग्राम हम कहते हैं, एक हायरार्की है कॉलेज की। अच्छा, अब कॉलेज जो है, जैसे मैंने पिछले सेशन के आगाज़ में कहा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉलेजेस। अगर आप कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस की कैटेगरीज बनाएं तो उसमें एक बड़े कॉलेजेस है, एक ज़रा मॉडरेट कॉलेजेस है और एक छोटे कॉलेजेस है। और इनको हम बड़े, छोटे और मॉडरेट, उनकी 2 वजूहात की, एक तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट और दूसरी नंबर ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्ट्रेंथ जो है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये मेरे कॉलेज का है और मेरा कॉलेज जो है वो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बस वहाँ तकरीबन राउंड अबाउट 4000 के करीब स्टूडेंट हैं और तकरीबन 153 टीचिंग फैकल्टी है। जबकि लाहौर में ऐसे बड़े कॉलेजेस हैं जिसमें 200 से भी ज़्यादा टीचिंग फैकल्टी है और 5 से 6 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर इनरोल्ड है। मेल कॉलेजेस भी हैं, फीमेल, वो हमसे भी बड़े कॉलेजेस हैं। तो एक बड़े कॉलेज, रीजनेबल साइज के कॉलेज का अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो वो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसमें कैसे कॉलेज वर्क करता है और किसने क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, बेसिकली इसको समझने की हमने कोशिश करनी है कि कॉलेज में जब हम एज ए टीचर अपॉइंटेड होते हैं, चाहे लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो हम उस हायरार्की का हिस्सा हैं। उस हायरार्की में प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो उस इदारे का सरबराह है और प्रिंसिपल के नीचे एक पूरी हायरार्की है जो काम करती है कॉलेज के मामलात को चलाने के लिए। अब इसमें अगर आप इस देख रहे हैं तो राइट साइड पर आ जाए तो ये जो हायरार्की है ये ज़्यादातर एकेडमिक मामलात से रिलेटेड है और लेफ़्ट साइड पर जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से रिलेटेड है और नीचे जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों नेचर के मामलात को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं और इनमें
ये होती हैं मुख्तलिफ तरह की कमेटीज़, जिसमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी बाज़-औक़ात होता है, लेकिन ज़्यादातर ये टीचर्स को इन कमेटीज़ में शामिल करके प्रिंसिपल खुद ही नोटिफाई करता है, और इनके एसओपीज़ भी प्रिंसिपल खुद तय करता है, खुद नोटिफाई करता है कि एक कमेटी जिसको। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इसके नोमेनक्लेचर आपको नज़र आ रहे हैं, नोमेनक्लेचर वेरी करता है। देखिए ये चीज़ें कोई जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोई नोटिफाइड चीज़ें नहीं है, ये हायरार्की किसी डिपार्टमेंट एचईडी ने बना के मुझे नहीं दी, ये हायरार्की कॉलेज में के अंदर प्रिंसिपल खुद बनाता है। बेसिक टास्क प्रिंसिपल ने पूरा करना है, जो गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ है कि वो कॉलेज के अंदर एक हेल्दी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग क्रिएट करे, जहां पर बच्चों को तालीम और तरबियत का दोनों एस्पेक्ट पूरा होता हो, एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी हो और साथ ही उनकी ग्रूमिंग भी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो। अब उसके लिए मैकेनिज्म बनाना है प्रिंसिपल ने, एक हायरार्की क्रिएट करनी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, इनके नोमेनक्लेचर कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकते हैं। मसलन एक कॉलेज में जो है वो किसी कमेटी का नाम कुछ हो सकता है। मसलन मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मेरी कॉलेज में जो प्लांटेशन वगैरह है कॉलेज की, वो एक कमेटी करती है जिसको हार्टिकल्चर सोसाइटी का नाम दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हार्टिकल्चर सोसाइटी, ये काम तो हर कॉलेज में होता है कि वहाँ पर प्लांटेशन होती है, ग्रासी ग्राउंड्स होती हैं, पौधे होते हैं, और मालियों का काम होता है कि उनको पानी लगाना, कटिंग करना, उनकी ट्रिमिंग करना। लेकिन कोई टीचर इस असाइनमेंट का इंचार्ज होगा, 1 2 3 टीचर, तो वो एक कमेटी होगी। अब उस कमेटी का क्या डेजिग्नेशन है, हो सकता है उसका नाम बोटेनिकल कमेटी हो, बोटेनिकल गार्डन कमेटी हो सकता है उसका कोई नोमेनक्लेचर कोई और प्रिंसिपल ने रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका काम वही होगा जो मेरे यहाँ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कर रही है। तो नोमेनक्लेचर वेरी कर सकता है, लेकिन ये बेसिक वो काम है जो कॉलेज में होते हैं, हर कॉलेज में होते हैं और उस कॉलेज की ज़रूरत होते हैं। और इसमें कोई चीज़ें मिस भी होंगी, मैं अभी बात करूँगा, जो डेफिनेटली कोई वक्त के साथ साथ नई नई कमेटीज़ भी बनती हैं जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बनाई जाती है, उसमें भी बात करते हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि जो कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बनती है, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके साथ वाइस प्रिंसिपल है। अब वाइस प्रिंसिपल जो है, ये 2 तरह से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। एक तो कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें ये पोस्ट डेजिग्नेटेड है। डेजिग्नेटेड पोस्ट का मतलब है कि डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट पर इंडक्शन करनी है। मसलन लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप हमारा, जहाँ पर ये पोस्ट डेजिग्नेटेड है, रेलवे रोड कॉलेज में डेजिग्नेटेड है, कुछ और कॉलेजेस हैं पंजाब के चंद कॉलेजेस हैं जिसमें डेजिग्नेटेड पोस्ट है, यानी वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग गवर्नमेंट खुद करती है। और ये एक पोस्ट है 19 की, जो अब अपग्रेड होकर 20 की हो चुकी है। तो ये एक डेजिग्नेट, लेकिन बहुत से कॉलेजों में ये पोस्ट नॉमिनेटेड पोस्ट है कि प्रिंसिपल खुद वाइस प्रिंसिपल का तकर्रुर करता है अपने ऑर्डर से। और हमने देखा कि ये प्रैक्टिस रही बहुत अरसे तक कि प्रिंसिपल किसी ऐसे टीचर को वाइस प्रिंसिपल लगाता था जिसके साथ वो कंफर्टेबल था, जो समझता था कि मुझे साथ सही चलेगा, मेरे ज़ेन को समझता है, मेरे साथ उसकी हमआहंगी रहेगी, हमारा आपस में ज़ेन भी काम एक तरह से करता है, मेरे साथ इसके साथ काम करना भी सहूलत रहेगी, तो उसकी मेंटल हार्मनी और उसकी अपनी डिसीजन होता है। क्योंकि तो वो अमूमन ऐसे भी रहा कि प्रिंसिपल जब वाइस प्रिंसिपल लगाते थे तो वो इस चीज़ को भी नहीं देखते थे कि वो सीनियर मोस्ट कॉलेज की फैकल्टी मेंबर है कि नहीं। हालांकि प्रिंसिपल सीनियर मोस्ट ऑफिस होता है, तो वाइस प्रिंसिपल ज़ाहिर है नेक्स्ट टू प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल छुट्टी पे हो या ना भी हो तो वो वाइस प्रिंसिपल सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कॉलेज में। तो प्रिंसिपल सीनियरिटी और फिटनेस, क्योंकि हमेशा सीनियरिटी प्लस फिटनेस का एक असूल चलता है, तो प्रिंसिपल इस दलील के साथ कि मैं सीनियरिटी कम फिटनेस को देखते हुए फलां को लगा रहा हूँ एज ए वाइस प्रिंसिपल, और वो कॉलेज में सीनियर मोस्ट टीचर भी नहीं है, बल्कि उससे 10-15 टीचर जो है ज़्यादा सीनियर है, लेकिन प्रिंसिपल ने उनको लगाया और वो कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और वाइस प्रिंसिपल की जो भी ड्यूटी प्रिंसिपल, जो बेसिकली तो ड्यूटी सारी प्रिंसिपल की है, कॉलेज की परफॉर्मेंस का अच्छी होगी तो क्रेडिट प्रिंसिपल का है, अच्छी नहीं होगी तो डिसक्रेडिट प्रिंसिपल का है। अब प्रिंसिपल ने क्रेडिट लेने के लिए मामलात को देखना है कि मैं कौन सी पावर डेलीगेट करूं और खुद सिर्फ सुपरविजन करूं लेकिन नीचे वाइस प्रिंसिपल को दे दूं। तो बहुत सी चीज़ें होती है कॉलेजों में, जैसे टीचर की अटेंडेंस चेक करना,
कॉलेज की रेगुलरिटी, क्लासेस के चेक देखना, कॉलेज में 2 मरतबा राउंड करके क्लीनलीनेस को चेक करना, एनी असाइनमेंट or any duty which might be assigned to vice principal by the principal, जो प्रिंसिपल का काम था लेकिन उसने वाइस प्रिंसिपल को दे दी। इसमें मैं एक बात बता दूं कि पिछले, चूंकि मेरा जो पिछला आपका चौथा ग्रुप था, 4th बैच है, उसमें एक टीचर ने सवाल किया था कि ये बाकायदा नोटिफाइड भी है, तो वो उनको मैंने जवाब ये दिया था कि ये एक एक्सरसाइज चंद साल पहले, इस बात को 7-8 साल हो गए हैं, उस वक्त के डायरेक्टर ने की थी कि 4-5 प्रिंसिपल्स को बुला के उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था और वो उनसे टास्क उनको दिया था कि वो ना ड्यूटी ले डाउन करें वाइस प्रिंसिपल की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की। तो वो उसमें मैं भी था, तो उसमें कोई एक एक्सरसाइज हुई थी और वो अगरचे नोटिफाई करके कॉलेजों को सर्कुलेट कर दी गई थी, लेकिन वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसमें प्रिंसिपल जो है कोई कमी पेशी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कर सकता है, उसकी वजह यह है कि बेसिक ड्यूटी प्रिंसिपल की है कि उसने कॉलेज को कैसे चलाना है, और अगर कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश चीज़ों को छिड़ेगा या उसकी परवाह करेगा तो फिर वो उसके लिए मसाइल बनेंगे। और उसकी कोई ऐसी चीज़ देखें ना, मिसाल के तौर पे वाइस प्रिंसिपल, मैंने कहा कि प्रिंसिपल ने ऐसे बंदे को लगाना है जो उसके ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी रखता है और वो उसके साथ मेंटल हार्मनी भी रखता है और वो उसके लगाता है, और ऐसे रहा है। बस मैं एक ऐसे वाइस प्रिंसिपल को जानता हूँ कॉलेज में, मैंने भी सर्विस की है, जो कॉलेज में सीनियरिटी में बहुत नीचे थे और प्रिंसिपल तो खुद सीनियर मोस्ट था, बीच में कुछ 25 लोग और थे, लेकिन प्रिंसिपल उस पर उन्होंने वाइस प्रिंसिपल लगाया और कॉलेज को कई साल तक इस तरह चलाया। फिर कुछ शिकायत गई एचईडी की तरफ से कि प्रिंसिपल जो है इस तरह हार्ट बर्निंग होती है, सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करके जूनियर को लगाया जाए, तो ये चीज़ कुछ टीचर्स ने कहा। तो फिर महकमे ने एक सर्कुलर भेजा कि प्रिंसिपल जो है वाइस प्रिंसिपल लगाते वक्त सीनियरिटी का ख्याल रखे और सीनियर मोस्ट को लगाए। तो उसके बाद फिर प्रिंसिपल साहब को बाउंड किया गया, लेकिन अब मामला ये होता है कि वाइस प्रिंसिपल बहुत से सीनियर खुद भी नहीं लगना चाहते, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट में अगर थोड़ा बहुत कोई इंसेंटिव है भी कि अगर उनको कोई थोड़े से पैसे 4 से 7 हज़ार रुपये अगर सीनियर पोस्ट अलाउंस मिलता भी है, तो वाइस प्रिंसिपल को तो कुछ भी नहीं मिलता, जबकि वाइस प्रिंसिपल लगने के बाद आपकी ड्यूटी आवर्स बदल जाते हैं। एज ए टीचर आप 4-5 घंटे स्टे करते हैं और वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के आपको कम से कम 8 से 10 घंटे कॉलेज में स्टे करना पड़ेगा, जब तक प्रिंसिपल बैठा वाइस प्रिंसिपल बैठेगा। तो लोग रिलक्टेंट होते हैं, तो सीनियर लोग ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी सीनियर को जो विलिंग है लगने के लिए और प्रिंसिपल उसको बाईपास करके जूनियर को लगाता है, तो वो अमूमन इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर देगा, महकमे को लेटर लिखेगा और महकमा प्रिंसिपल से कहेगा कि आप ऐसे क्यों किया। तो प्रिंसिपल फिर उसकी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, जी ये मसला है, इनके साथ ये मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या ये इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल नहीं रखते। तो बहुत सी सूरतों में महकमा जो है वो प्रिंसिपल की बात के साथ एग्री कर लेते हैं और उस बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती जो आपने कंप्लेंट की होती है महकमे को कि मुझे नहीं लगाया गया, हालांकि मैं सीनियर था। क्योंकि महकमे का कंसर्न ये है कि प्रिंसिपल, क्योंकि कॉलेज में अगर मसला बनेगा तो उसके लिए जिम्मेदार, अगर वो एक टीचर ये कर रहा है, लेकिन दूसरी सूरत यह है कि पूरा स्टाफ उसके साथ है और वो कहता है कि ये सीनियर है, इसको लगना चाहिए, और वो प्रिंसिपल अपनी मनमानी कर रहा है, तो फिर स्टाफ के अंदर एक रिजेंटमेंट आएगी और मामला जो है वो कॉलेज के अंदर एक ऐसी रिजेंटमेंट का माहौल बनेगा, तो उसका भी मसला प्रिंसिपल पर आएगा। तो फिर महकमा पूछेगा कि आप कैसे कॉलेज चला रहे हैं, कि आपके कॉलेज के अंदर इस तरह रिफ्ट है, इस तरह टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है। तो प्रिंसिपल को हर चीज़ को देखभाल के चलना होता है, लेकिन कॉलेज को जो है इंश्योर करना एक स्मूथ कंडूसिव एनवायरनमेंट, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। तो बहरहाल एक सर्कुलर मौजूद है कि सीनियर मोस्ट को वाइस प्रिंसिपल लगाए और सीनियरिटी का भी ध्यान रखें। तो जहां पर डेजिग्नेटेड है वो तो महकमे की मर्जी है। मेरे कॉलेज में जो वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट लगाती है वो कॉलेज में मेरा ख्याल है सीनियरिटी में एग्जिस्टिंग स्टाफ में 50वें नंबर पे आता है, लेकिन चूंकि महकमे का इख्तियार है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर महकमे ने उसको वाइस प्रिंसिपल लगा दिया तो उसकी सीनियरिटी को तो कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने लगाया तो उसको अपने स्टाफ में कुछ लोग चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल वाइस प्रिंसिपल इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस, वो एकेडमिक वर्क में भी प्रिंसिपल को हेल्प आउट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जो ड्यूटी प्रिंसिपल उससे लेना चाहे वो ले सकता है। उसके बाद डीन ऑफ साइंस और डीन ऑफ आर्ट्स के 2 ऑफिस जो है, ये डीन का ऑफिस कॉमन यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन बड़े कॉलेजों में विद अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर
एक सहूलत पैदा करने के लिए डीन ऑफ साइंस और डीन ऑफ आर्ट्स की भी तकर्र की जाती है। साइंस में जो टीचर सीनियर मोस्ट होता है साइंस फैकल्टी के, उसको डीन ऑफ साइंस, और जो सोशल साइंसेज में सीनियर मोस्ट उसको डीन ऑफ आर्ट्स प्रिंसिपल खुद अपने आर्डर से नॉमिनेट करके नोटिफाई करता है। और उसमें ये होता है कि अगर कोई डायरेक्शन महकमे की तरफ से आती है बच्चों के हवाले से, या कुछ और ऐसी चीज़ आती है जिसका ताल्लुक सिर्फ साइंस फैकल्टी से है, तो डीन ऑफ साइंस को बुला के ये डायरेक्शन देती है कि वो आगे जाके हेड्स के साथ मीटिंग करके और साइंस स्टूडेंट तक वो मैसेज कन्वे कर दे। इसी तरह अगर सोशल साइंसेज से मुतल्लक है तो डीन ऑफ आर्ट्स को बता के वाइस प्रिंसिपल जो उनको पास ऑन करके, या प्रिंसिपल, तो फैसिलिटी के लिए कि दो फैकल्टीज चूंकि कॉलेजों में होती हैं, साइंस फैकल्टी और सोशल साइंसेज या आर्ट्स फैकल्टी, तो डीन के ऑफिस अमूमन सीनियर मोस्ट टीचर्स को डीन ऑफ साइंस और डीन ऑफ आर्ट्स भी लगाया जाता है एकेडमिक मामलात के हवाले से। और उसके बाद फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है कि हर डिपार्टमेंट में जो सीनियर टीचर है उसको प्रिंसिपल एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर निकालता है। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की जो है वो भी ड्यूटीज़ जो है, हमने वैसे इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, प्रिंसिपल्स ने, जो डायरेक्टर ने कॉलेजों को भेजा था, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो उसकी ड्यूटी जो है वो प्रिंसिपल ने डिटरमिन करनी है। और बेसिकली यही समझा जाता है कि चूंकि बड़े कॉलेजों में प्रिंसिपल के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो ईच एंड एवरी टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, जहाँ पर 150 की है बड़ी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर प्रिंसिपल पर हेड के थ्रू फैकल्टी के साथ एक लेजॉन करता है कि जो भी डायरेक्शन जानी है थ्रू हेड के जानी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है या प्रिंसिपल का कोई अपनी डायरेक्शन है, तो हेड इज़ इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फैकल्टी। और उसका काम है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि कॉलेज में उसके सब्जेक्ट में जो टीचर्स हैं, जो उसके डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर हैं, वो रेगुलर क्लासेस में जा रहे हैं, उनका अटेंडेंस रजिस्टर को देखना, उनकी कॉलेज में प्रेजेंस को इंश्योर करना, ये देखना कि जो है वो कोर्स को सही कवर किया जा रहा है, लेसन प्लान के मुताबिक टीचर पढ़ा रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस हवाले से तो उसको एड्रेस करना टीचर के साथ मिलके, और अगर कुछ इशू ऐसा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाने वाला है तो टीचर जो है हेड को बताएगा और हेड जाके प्रिंसिपल के नोटिस में लाएगा या वाइस प्रिंसिपल के नोटिस में लाएगा। तो डिपार्टमेंट लेवल पे उस सब्जेक्ट के हद तक अपना डिपार्टमेंट को स्मूथ चलाना और इंश्योर करना कि एकेडमिक मामलात डिपार्टमेंट के सही चलें, टीचर रेगुलर आए, रेगुलर क्लासें मीट हो, कोर्स प्रॉपर टाइम पर कवर हो, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और प्रिंसिपल के लिए सहूलत है कि वो हेड के ज़रिए जो भी उस डिपार्टमेंट के मामलात हैं उस पर डायरेक्शन पास ऑन करेगा, और हेड आगे जाके अपने फैकल्टी की मीटिंग कॉल करके वो डायरेक्शन आगे पास ऑन कर देगा फैकल्टी को। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स में जो सीनियर टीचर होता है उसको प्रिंसिपल एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। बाज़ का सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट भी किया जाता है, प्रिंसिपल कर सकता है, लेकिन उससे चूंकि रिजेंटमेंट होती है तो प्रिंसिपल अवॉइड करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सीनियर टीचर खुद भी एग्री नहीं करते होते बाज़ केसेस में, कि वो कहते हैं ठीक है जी, अगर ये साहब पहले से चल रहे हैं तो चलने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम क्लास पढ़ाना, बट यू शुड कंटिन्यू टू वर्क एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो पहले से चल रहे हैं, अगर इस दौरान कोई सीनियर साहब आ गए हैं तो। बहरहाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो एक डिपार्टमेंट के हद तक जो भी डिपार्टमेंट की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मामलात हैं उनका वो जो है लुक आफ्टर करना और इंश्योर करना कि वो सही तरीके से चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि बुनियादी ड्यूटी जो है वो यही है कि टीचर क्लास में जो उस डिपार्टमेंट के जा रहे हैं, कोर्स कवर हो रहा है, और फिर एग्ज़ाम आता है तो पेपर उनसे बनवाना, पेपर फिर कंट्रोलर ऑफिस को सबमिट करना, स्टूडेंट की कोई मसला है वो स्टूडेंट हेड से मिल लेते हैं टीचर के हवाले से, वो उनके मामलात को भी देखना। तो ये एकेडमिक चीज़ों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे पर हमारी फैकल्टी है, फैकल्टी से मुराद हमारे आल टीचर्स हैं। तो ये एक हायरार्की है जो एकेडमिक मामलात के हवाले से कॉलेज के अंदर होती है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में आप सबसे टॉप पे कॉलेज काउंसिल है, जिस पर हमने एक्सटेंसिव बात की पिछले सेशन में कि कॉलेज काउंसिल जो है वो प्रिंसिपल की एक कैबिनेट के तौर पे एक बड़ा अहम इदारा है, और ये गवर्नमेंट ही की नोटिफाई है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर की नुमाइंदगी है और कॉलेज के इम्पॉर्टेंट मामलात में इनको ऑन बोर्ड लेकर कॉलेज चलाया जाता है और प्रिंसिपल चलाता है। सो कॉलेज काउंसिल पर मजीद बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कॉलेज काउंसिल कॉलेज के मामलात में क्या रोल प्ले करती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका एडमिन ऑफिस होता है कॉलेज में, एक हर प्रिंसिपल के साथ एक एडमिन ऑफिस है जिसमें सुपरडेंट है, क्लर्क है, असिस्टेंट है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, डायरी डिस्पैचर है,
तो ये जो कॉलेज में डाक आ रही है उसको डायरी करना, जो डाक जा रही है उसको देखना, प्रिंसिपल को कोई मेल भिजवानी है तो प्रिंसिपल डिक्टेशन देगा, वो आगे से वहाँ से फिर वो सारा ड्राफ्ट तैयार होगा। और अमूमन एडमिन ऑफिस का भी कोई ना कोई टीचर इंचार्ज बना दिया जाता है, लेकिन इसमें काम करता है क्लरिकल स्टाफ। और ये बड़ा अहम होता है कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के हवाले से कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से पुटअप होती है प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल से अप्रूवल के बाद वो आगे को भेजी जाती है कंसर्न क्वार्टर्स को। तो एडमिन ऑफिस बड़े कॉलेजों में इसमें ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, छोटे कॉलेजों में एक दो बंदे ज़रूर होते हैं, एक आध का अकाउंट को डील कर रहा होता है और एक आध जो है वो एक दो लोग जो है वो बाकी मामलात को। इसमें टीचरों की स्टैब्लिशमेंट भी आती है कि टीचर्स के जो मामलात हैं, उनकी सैलरी के मामलात हैं, उनके बिल जाने हैं, उनके एरियर्स लेने हैं, और भी जो टीचर्स के प्रमोशन के मामलात हैं वो कोई ना कोई कंसर्न क्लर्क उसको डील कर रहा होता है वहाँ पे। तो एडमिन ऑफिस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में प्रिंसिपल ऑफिस के साथ अटैच होता है और क्लरिकल स्टाफ इसमें काम करता है। फिर एक ऑफिस है केयर टेकर का। केयर टेकर की ये एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है जो ग्रेड 7, 8, 9 तक की हो सकती है, 10 की भी हो सकता है सीनियर। तो केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और केयर टेकर का काम जो है ही इज एक्चुअली कस्टोडियन ऑफ द कॉलेज प्रॉपर्टी। कॉलेज में जितनी चीज़ें होती हैं कॉलेज के अंदर, उसकी जो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट है जो नई परचेज होती है, सामान कॉलेज का मुख्तलिफ तरह का होता है जो एक्वायर किया जाता है डे टू डे ज़रूरतों के लिए, वो एक स्टोर होता है जिसमें रखा जाता है, उसका भी इंचार्ज का केयर टेकर होता है। तो कॉलेज एक जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको उसका कस्टोडियन और उसको लुक आफ्टर करना केयर टेकर की जिम्मेदारी है। लेकिन हर कॉलेज में शायद ये पोस्ट नहीं होती, तो जहां नहीं होती वहां प्रिंसिपल खुद किसी टीचर को या किसी ऑफिशियल को एज ए केयर टेकर के तौर पे नॉमिनेट कर देता है। फंक्शन उसके भी यही होते हैं। और बाज़ जगहों पर केयर टेकर की जगह पर एक और टर्म इस्तेमाल होती है जो स्टेट ऑफिसर कहलाती है, ESTATE, स्टेट कहते भी प्रॉपर्टी को है। स्टेट ऑफिसर जो है ये अमूमन किसी टीचर को बना दिया जाता है। पहले कुछ अर्सा पहले ये स्टेट ऑफिसर की भी एक डेजिग्नेटेड पोस्ट थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बाकायदा ये एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होती थी जब हम स्टूडेंट थे, और एक नॉन टीचिंग कैडर का बंदा वो स्टेट ऑफिसर होता था। तो स्टेट ऑफिसर भी, स्टेट कॉलेज एक स्टेट है, कॉलेज एक प्रॉपर्टी है, तो उसका इंचार्ज अगर केयर टेकर नहीं है तो किसी टीचर को बना दिया जाता है। तो केयर टेकर की बजाय उसको स्टेट ऑफिसर कह लिया जाता है। तो बहरहाल इसका काम कॉलेज की कस्टोडियन होना, प्रॉपर्टी का, कॉलेज की जितनी इमलाक है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों इसमें शामिल है। उसके नीचे फिर आ जाता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। मिनिस्ट्रियल स्टाफ हम कहते हैं दर्जा 4 के मुलाजमीन को, जिसमें माली हैं, नायब कासद हैं, बेलदार हैं, सैनिटरी वर्कर हैं, चौकीदार हैं, लैब अटेंडेंट हैं। ये तमाम 1, 2, 3 ग्रेड के लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ। कॉलेज में इनकी उतनी अहमियत होती है जितनी किसी और की होती है। जितनी अहमियत एक टीचर की है, टीचर का अपना काम है, जो टीचर का काम है वो टीचर ने करना है, जो इनका काम है इन्होंने करना है, इनका काम कोई और नहीं कर सकता। देखो दे आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी अमूमन इंडक्शन कॉलेज लेवल पे होती है, या ये ट्रांसफर होकर भी पोस्टें फिल हो जाती हैं, या इनको भर्ती वहाँ किया जाता है, और प्रिंसिपल अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है ये कॉलेज की अपनी अपनी जो इनकी ड्यूटी है उसके मुताबिक काम करते हैं। चौकीदार का अपना मैंडेट है, उसने क्या करना है, सैनिटरी वर्कर का अपना है, लैब कासद का अपना है, नैब अटेंडेंट का अपना है, माली का अपना है, बेलदार का अपना है। ये अपने अपने हिसाब से, किसी कॉलेज में 1 पोस्ट है, 2 है, 4 है, लेकिन दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन रनिंग द कॉलेज अफेयर, क्योंकि इनके बगैर कॉलेज के अंदर सफाई, नीटनेस, क्लीननेस मुमकिन ही नहीं है। कॉलेज कैंपस को अट्रैक्टिव होना, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पढ़ने पढ़ाने का इन्वायरमेंट हो, सफाई सुथराई, नीटनेस, क्लीननेस, ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन, हर चीज़ ये इन अमले के बगैर नहीं हो सकता। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है ये अमूमन इनके भी हर कैटेगरी का एक टीचर इंचार्ज होता है। जैसे एक सैनिटरी वर्कर है, वो एक कैटेगरी है, उनका एक अपना काम है, उसका भी कोई टीचर इंचार्ज होगा। इसी तरह मालियों का, इसी तरीके से चौकीदारों का, तो हर एक का, नैब कासदों का कोई ना कोई टीचर इंचार्ज होता है जो प्रिंसिपल्स की डायरेक्शन पास ऑन करता है उन तक, और इंश्योर करता है कि वहाँ पर मामला सही तरीके से चल रहे हों। तो ये कॉलेज की हायरार्की में फिर नीचे आ जाती हैं मुख्तलिफ तरह की कमेटीज जो टीचर्स पर मुश्तमिल होती हैं।
जैसे हम आप सब टीचर हैं, सो यू माइट बी ए पार्ट ऑफ एनी कमेटी, आप जिस कॉलेज में काम कर रही हैं, आपको किसी ने, और ये बात ज़हन में रखें कि ये जो मौजूदा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट है उसके तहत आपको लाजमी तौर पर कोई ना कोई असाइनमेंट लेनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे कॉलेज में अगर 150 से ज़्यादा का स्टाफ है, तो ये सारी कमेटीज़ में मैं जब लोगों को रख लेता हूँ, तो फिर भी सारे टीचर पूरे जो है वो अकोमोडेट नहीं होते। कई टीचर हैं बच जाते हैं जिनकी किसी कमेटी में कोई, सारी कमेटीज़ बन चुकी हैं जो ज़रूरत की हैं, तो स्टाफ ज़्यादा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि इसको मैंने कोई टास्क ही नहीं दिया और इसने टीचिंग के अलावा कोई काम ही नहीं किया। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ टास्क तो हर एक को मिलना चाहिए। तो फिर उसमें कोशिश की जाती है कि जो स्टाफ किसी जगह भी फिट नहीं हुआ उसको हम फिर डिसिप्लिन ड्यूटी में ले लेते हैं, कि डिसिप्लिन ड्यूटी में वो तमाम टीचर्स का रोस्टर बना दिया जाता है चीफ प्रॉक्टर की तरफ से, कि वो कॉलेज में 2 घंटे राउंड करके देखेंगे कि मामला कोई ऐसे तो नहीं है, कोई डिसिप्लिन का इशू तो नहीं है, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, स्टूडेंट्स के मामला सही चल रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से मामला ठीक है। तो वो डिसिप्लिन कमेटी का रोस्टर है, हफ्ते में 1 दिन ड्यूटी या 2 दिन ड्यूटी या 2 घंटे की, 1 घंटे की फारग वक्त में जिसमें उनकी क्लास नहीं है। तो इसके बाद फिर कोई भी टीचर ऐसा नहीं बचता जो कोई ना कोई असाइनमेंट में ना हो, और वो पर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है कि आपके पास कोई ना कोई असाइनमेंट है। अगर कोई मेजर असाइनमेंट नहीं है तो आप डिसिप्लिन ड्यूटी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो कमेटीज़ हैं ये एसेंशियल कमेटीज़ हैं जिसके बगैर कॉलेज नहीं चलता। हाँ, अब ये प्रिंसिपल का विजन, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो किस टीचर को किस कमेटी में रख के उससे क्या काम लेना चाहता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक टीचर को बुलाते हैं, कहते हैं जी आपको ना एज ए हम ले रहे हैं अपनी कमेटी में जो यानी हार्टिकल्चर कमेटी का सोसाइटी का इंचार्ज बना रहे हैं। वो कहता है सर ये मेरा शौक का काम नहीं है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो, अब प्रिंसिपल को भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्समैन है, मैं तो बड़ा अच्छा उसका खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, या मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ बहुत अच्छा, या मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ, तो मुझे कोई स्पोर्ट्स के असाइनमेंट दे दें। तो अगर गुंजाइश है तो प्रिंसिपल कहता है ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम आपको, तो मतलब ये है कि अगर कोई विलिंगली बता दे कि मैं यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ या ये काम मेरे मिजाज के मुताबिक है, तो प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो विलिंग वर्कर ले और उनको वो असाइनमेंट दे जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर वहाँ गुंजाइश नहीं है तो प्रिंसिपल आपको जो भी असाइनमेंट दे रहा है वो आपको परफॉर्म करनी है, चाहे आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं है। सो इट मीन्स के ये जितनी भी कमेटीज़ हैं इसकी कंपोजिशन में हमारी टीचिंग फैकल्टी है और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को, इसको एज ए ड्यूटी परफॉर्म करना है। तो आपकी एक ड्यूटी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है कि आपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी क्लासेस को मीट करना है। इट इज़ योर बेसिक ड्यूटी कि आप डेली आते हैं, आपकी 2, 1, 3 क्लासें हैं, आपने वो मीट करनी है, कोर्स कवर करना टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। लेकिन उसके साथ आप किसी कमेटी में अगर हैं तो उससे मुतल्लिक अगर कोई एक्टिविटी करनी है और आपको टास्क दिया गया तो वो आपने भी परफॉर्म करना है, और प्रिंसिपल को आपने उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी है। कि आपको इंचार्ज बनाया गया किसी सोसाइटी का, मसलन आप इंचार्ज है डिबेटिंग सोसाइटी के, और प्रिंसिपल ने कहा जी फलां मौके पर हमने डिबेटिंग कंपटीशन करवाना है, तो प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दे दी। अब उसकी तमाम चीज़ों को तय करना, कैसे मुकाबला होगा, कहाँ पर किया जाएगा, टीमें आएंगी तो उनको एंटरटेन कैसे किया जाएगा, प्राइजेज अरेंज करने हैं, एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करना है, सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने हैं और बाकी तमाम मामला, इट इज़ नो योर ड्यूटी। अब प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दे दी, अब आपका काम है, आपके नीचे हो सकता है कि उस कमेटी में 2 लोग हों टीचर, या एक ही आप हैं तो उसके साथ स्टूडेंट भी शामिल होंगे साथ, बट यू हैव बीन गिवन अ टास्क बाय द प्रिंसिपल कि ये करना है। हमने कायदे आज़म डे पे एक डिबेटिंग कंपटीशन कॉलेज में करवाना है बस, देन उसके लिए क्या करना है ये सब अब आपने करना है, और ज़रा उस पर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी आएंगे, इनामात खरीदने हैं, सर्टिफिकेट छपवाने हैं, एंटरटेनमेंट का खर्चा है, तो उसके लिए फिर आप रिक्वेजिशन पुट अप करेंगे प्रिंसिपल को कि सर ये फंक्शन फलां डेट को कराने के लिए हमने इनामात देने हैं, इसके लिए हमें इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए एंटरटेनमेंट की बात में इतने रिक्वायर्ड हैं, और प्रिंसिपल से अप्रूवल लेना, फिर उसके बाद चेक बनता है आपको जो पार्टी के नाम का, फिर उसके बाद आप पैसे ड्रा करते हैं और ख़र्च करते हैं और एक्टिविटी करवाते हैं और ये आपका टास्क कंप्लीट होता है। सो इट मीन्स के जिसको जो टास्क दिया जाएगा उसने उस टास्क को परफॉर्म करना होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल आपको अपना विजन बताएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, डायरेक्शंस देगा और आपने उस डायरेक्शन के मुताबिक एक एक्टिविटी जनरेट करके जो है वो एमिकेबली वो परफॉर्म करना होगा टास्क। तो अब आप ये जितनी कमेटीज़ हैं ये डे टू डे कॉलेज के मामलात में ज़रूरी हैं और इसमें टीचर्स ही शामिल होते हैं। सबसे टॉप पे देखें तो टाइम टेबल कमेटी है और बॉटम पे देखें तो एग्जामिनेशन बोर्ड है। ये दो बड़े अहम टास्क मैंने अलहदा से दिए हैं। अब टाइम टेबल कमेटी ये वो कमेटी है, इसमें अमूमन हम मैथ का या स्टैटिस्टिक्स का टीचर रखते हैं। एक ऐसे ही सब्जेक्ट को भी बाजू का देखा जाता है कि जैसे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनानी है तो उसमें बॉटनी का टीचर रखते हैं कि सब्जेक्ट से रेलेवेंट है। अगर कॉलेज की फाइनेंस कमेटी बनानी है तो उसमें कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स का बंदा हो क्योंकि वो फाइनेंस के मामलात को बेहतर समझता है। तो सब्जेक्ट को भी बाजू का, जैसे सोसाइटीज बोर्ड है, बज़्म अदब है तो अमूमन लैंग्वेज का टीचर ले लिया जाता है, उर्दू का, फारसी का या इंग्लिश लिटरेचर का। तो उससे ये होता है कि सब्जेक्ट का भी चूंकि आपके एप्टीट्यूड पर उसका इम्पैक्ट होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे होते हैं आपका टेम्परामेंट भी उसी तरह का होता है, मिजाज भी होता है और आप वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वो टीचर प्रिंसिपल का काम है कि प्रिंसिपल ऐसे करे, लेकिन ये कोई पेट प्रिंसिपल नहीं है। मसलन मेरा साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे कॉलेज में भी प्रैक्टिस यही थी कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का टीचर बॉटनी के टीचर होता था। तो जब मैंने चार्ज लिया तो एक बॉटनी का टीचर था, लेकिन कॉलेज की हालत बड़ी पैथेटिक थी, ना प्रॉपर प्लांटेशन थी, ना कॉलेज में वो बात थी, तो वो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे और माली भी बेचारे, वो मालियों का चूंकि इंचार्ज थे तो वो भी काम सही तरह नहीं करते थे। तो मैं बड़ा उनसे कहता था भाई आप थोड़ा सा बेहतर काम करें या ये करें, ये उनको डायरेक्शन देना, लेकिन वो उतना दिलचस्पी नहीं थी। तो इसी मीन टाइम एक टीचर मेरे पास आए, वो ट्रांसफर होके आए थे मरी से और टीचर फिजिक्स के थे। तो वो एक दिन आए और एक दिन मैंने उनको देखा तो वो मालियों से बात कर रहे हैं और तो उनको कुछ बता रहे हैं और कुछ पौधों को आगे पीछे हाथ लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो मैंने उनको देखकर एक दिन बुलाया, मैं कहा आप क्या आपका मतलब, आप बड़ा उस माली से बात कर रहे थे और पौधों को देख रहे थे, लगता है आपका काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। सर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जहाँ से ट्रांसफ़र होके आया हूँ वहाँ पर मेरे पास असाइनमेंट थी, मैंने कॉलेज में बड़ी खूबसूरत प्लांटेशन की है वहाँ पे, तो मैंने घर में भी बड़ा किया हुआ, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने उनको हटा के उनको हॉर्टिकल्चर का इंचार्ज बनाया। टीचर वो फिजिक्स का है, फिजिक्स वालों का बाजार कोई ताल्लुक नहीं होता इन चीज़ों से, वो बॉटनी वालों का तो सब्जेक्ट है पौधे और ये सारे। लेकिन उस बंदे ने इतनी खूबसूरती से काम किया, खुद मालियों के साथ वो लग जाते थे, खुद मालियों के साथ बैठ के वो काम करवाते थे और उसमें इंटरेस्ट लेते थे। सो ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द कॉलेज ए ब्यूटीफुल इन व्यू ऑफ प्लांटेशन। तो क्योंकि उनका अपना जाती शौक था और उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा मुझे क्या, मैंने फौरन बना दिया उनको। तो इट डिपेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सारे काम होते हैं। तो टाइम टेबल कमेटी जो है ये इसका काम ये है कि कॉलेज का जो है टाइम टेबल बनाना, और अमूमन इनका इस कमेटी का साल में जो काम होता है मेन, वो सेशन शुरू पे होने पे होता है और पूरा साल में कमेटी एंगेज नहीं रहती, लेकिन वो काम बड़ा अहम होता है कि आपने टाइम टेबल जो ऑलरेडी बना होता है उसमें ज़ाहिर हर साल टीचर नए आ जाते हैं कुछ, और फिर अब तो ये काम और ज़्यादा अहम इसलिए हो गया कि पिछले कुछ सालों से टाइम टेबल अब सिर्फ कॉलेज लेवल का मामला नहीं रह गया, बल्कि डायरेक्टोरेट के एक डायरेक्शन आती है एचईडी की तरफ से कि आपने टाइम टेबल के एसओपीज भी उन्होंने बना दिए हैं अब, कि इन एसओपीज पर टाइम टेबल बना के डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है और ये काम सेशन शुरू होने से पहले करना है, और जो टाइम टेबल डायरेक्टोरेट अप्रूव करेगा वो टाइम टेबल ही इंप्लीमेंट होगा और उसमें प्रिंसिपल फिर अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगी मॉडिफिकेशन किसी स्टेज पे तो विद द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर कॉलेजेस। तो उसमें फिर एसओपीज में क्या दिया हुआ है, क्लास की टाइमिंग इतनी होगी, इतनी मिनट का पीरियड होगा, टीचर्स का वर्कलोड क्या है उसके मुताबिक आपने वो भी शो करना है उसमें, और फिर साथ टीचर्स की क्लासेस कंसेक्टिव नहीं लगानी, क्लास में गैप रखना है, और गैप इस तरह रखना है कि उसका कॉलेज में 4 से 5 घंटे असेंशियल स्टे ज़रूर हो, कि एक पीरियड और दूसरे और तीसरे पीरियड में इतना गैप हो कि वो कम से कम 4 से 5 घंटे कॉलेज में स्टे करें। तो अब पहले तो ये था कि प्रिंसिपल ने अपने तौर पर टाइम टेबल बनाना था, और टीचर बाज़-औक़ात रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम टेबल कमेटी के टीचर भी उन्हीं के कुलीग होते हैं, वो उनको कहते हैं जी यार मेरे कंसेक्टिव पीरियड लगा दें। कोशिश होती है कि मेरे 2 पीरियड हैं या 3 है तो मैं एक साथ पढ़ाऊँ और फारग होकर मैं अपना काम भी करूँ। तो वो कोशिश करते थे किसी को अकोमोडेट करने के लिए कंसेक्टिव पीरियड लगा दिए। तो फिर अब वो इख्तियार नहीं रह गया यानी प्रिंसिपल के पास या उस कमेटी के पास। अब एसओपीज आते हैं, टाइम टेबल कमेटी को प्रिंसिपल दे देता है कि अब इसके मुताबिक टाइम टेबल बनाएं, और वो बड़ा मुश्किल काम होता है।
और फिर वो टाइम टेबल बनाते हैं, फिर प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं कि भाई SOPs पर कोई वायलेशन तो नहीं है, और अगर की होती है और हम भिजवा देते हैं, डायरेक्टोरेट बगैर अप्रूवल के वापस भिजवा देता है। वहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है जिसको डिप्टी डायरेक्टर हेड करते हैं, वो कहते हैं जी ये SOPs के मुताबिक चीज़ें नहीं है, इनको दोबारा सही करें। तो फिर टाइम टेबल को उसके मुताबिक, जब तक वो उसके मुताबिक नहीं होता, डायरेक्टर उस पर साइन नहीं करेगा। जब डायरेक्टर साइन कर देगा देन वो टाइम टेबल पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब किसी को इतराज़ नहीं है क्योंकि वो अप्रूव टाइम टेबल है। और इसका मकसद फिर ये होता है कि चूंकि डिप्टी डायरेक्टर को ये टास्क दिया जाता है कि उन्होंने कॉलेज में ऑफ एंड ऑन विजिट करके, उनके पास एक परफार्मा होता है और रैंडम चेक करना है कॉलेज को, और इसकी रिपोर्ट सेक्रेटरी साहब को भिजवानी है थ्रू डायरेक्टर और DPI ऑफिस के। तो वो फिर डिप्टी डायरेक्टर आते हैं और बाज़ औक़ात वो टाइम टेबल उनके पास होता है, वो खुद डायरेक्ट क्लासें भी चेक कर लेते हैं कि क्लासें इसके मुताबिक हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होती है कि टाइम टेबल के मुताबिक ही क्लासें होंगी, जहाँ पर जगह दी गई है वहीं क्लास मीट करें। तो वो फिर प्रिंसिपल का काम होता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है टाइम टेबल के मुताबिक करवाए। तो टाइम टेबल पे जो है ये कमेटी बना देती है, और वो जब अप्रूव हो जाता है तो इसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टाइम टू टाइम टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो फिर वो जब भी टाइम टेबल से मुताल्लिक़ कोई चीज़ करनी होगी तो प्रिंसिपल टाइम टेबल कमेटी को बुलाएगा और वो फिर उसके मुताबिक उसमें एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट करके करेंगे। और गोया टाइम टेबल एकेडमिक आवर्स के लिए जो बुनियादी काम है कॉलेज में कि टीचर्स ने किस औकात कार में अपनी क्लास मीट करनी है, ये उस कमेटी का काम है। और उस कमेटी का काम मैंने कहा कि मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत से टीचर्स जो है वो ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि टाइम टेबल उनकी मर्ज़ी का और कमेटी पर प्रेशर डाला जाता है। लेकिन मैंने कहा कि कमेटी को चूँकि ये टास्क करना होता है, और अब चूँकि SOPs दे दिए जाते हैं उनको, तो उनका काम होता है कि उस SOPs के मुताबिक वो टाइम टेबल तैयार करें ताकि उसकी अप्रूवल भी मिल जाए और फिर एकेडमिक सेशन उसके मुताबिक चलाया जाए। तो फिर वक्तन फ़वक्तन अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो कमेटी करके प्रिंसिपल को देती है, और प्रिंसिपल फिर डायरेक्टर से उस मॉडिफिकेशन से अप्रूवल ले लेते हैं टाइम टेबल के हवाले से। तो एग्जामिनेशन बोर्ड जो बॉटम में है, ये भी क्योंकि कॉलेज में जहाँ सबसे अहम काम एकेडमिक्स है होते हैं कि टीचर का काम है, उसकी ड्यूटी है कि वो क्लास मीट करे, कोर्स कवर करे, अपनी क्लासों में रेगुलर जाए टाइम टेबल के मुताबिक। उसी से रिलेटेड एक और असाइनमेंट है कि फिर जो पढ़ाया गया उसको फिर एग्जाम भी लेना है आपने। अब बच्चे की प्रैक्टिस एग्जाम की कॉलेज के अंदर होना बड़ी ज़रूरी होती है ताकि वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले पूरी तरह एग्जाम के मैकेनिज्म से वाकिफ हो और वो परफॉर्मेंस वह अच्छी दे सके। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ाएंगे और उसका एग्जाम उस तरह नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम भी एक टेक्निक है, एक उसमें टाइम मैनेजमेंट है, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, तो बच्चा जो है वहाँ जाकर पजल हो सकता है। वो जाके पढ़ा भी होगा तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसको पेपर पे कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, उससे टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो सकेगी। तो उसको एग्जैक्टली उस पैटर्न पर उससे एग्जाम लेना, जिस पैटर्न पर उसने आगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। ये कॉलेज लेवल पर 2 एग्जाम लाजमी एकेडमिक ईयर में कंडक्ट किए जाते हैं, और ये एकेडमिक कैलेंडर का हिस्सा भी होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, DPI ऑफिस की तरफ से। और वो एग्जामिनेशन कौन से हैं? 1 दिसंबर टेस्ट होता है जो दिसंबर में शेड्यूल किया जाता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर के जितना कोर्स दिसंबर तक पढ़ा होता है बच्चों ने, अगस्त से लेके दिसंबर तक या सितंबर से लेके, उसमें से लिया जाता है एग्जाम। और पेपर का पैटर्न वही होता है जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोर्ड का पैटर्न होता है इंटरमीडिएट लेवल पे। ये इंटरमीडिएट लेवल पे है। और फिर उसके बाद एक प्री बोर्ड एग्जाम होता है जो मार्च के एंड में या मार्च के महीने में होता है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम देना होता है मई के शुरू में। तो प्री बोर्ड पूरे कोर्स में से होता है, और प्रिज्यूम ये किया जाता है कि मार्च तक अपनी तमाम कोर्स मुकम्मल हो चुका है। अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे ने बिल्कुल उस तरह देना है जिस तरह बोर्ड का आगे उसने एग्जाम देना, बिकॉज इट विल कवर द इंटायर कोर्स। और टीचर पेपर भी पूरे कोर्स में से उसी पैटर्न पे बनाएगा जिसमें शॉर्ट आंसर भी है, MCQ भी है, सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं उसी तरह का, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो सके। तो अब ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, अच्छा खासा टीडियस काम है। एक पूरा एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसमें एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, टीचर जो सीनियर टीचर अमूमन प्रिंसिपल लगाएगा, उसके नीचे एडिशनल कंट्रोलर है, डिप्टी कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, डिप्टी कंट्रोलर कंडक्ट, डिप्टी कंट्रोलर टेबुलेशन, डिप्टी कंट्रोलर ड्यूटीज़। तो मुख्तलिफ आगे से उनकी तकसीम होती है। फिर इसमें कुछ क्लरिकल स्टाफ की सपोर्ट भी उन्हें दी जाती है, और एक पूरा ऑफिस होता है एक जो, और सेमेस्टर में तो इसका बहुत अहम काम होता है। और जब से अब हम देखें ना, BS प्रोग्राम टोटल सेमेस्टर पे है, आगे ADP भी सेमेस्टर पे चला जाएगा। तो डिग्री प्रोग्राम में तो कंट्रोलर ऑफिस का काम इंतहाई आम होता है कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और फिर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होता है फॉर मेकिंग द स्टूडेंट एलिजिबल फॉर डिग्री। तो एनुअल सिस्टम में भी ये 2 एग्जाम इंटर लेवल पे कॉलेज में होते हैं,
और वो जो डिग्री लेवल के एग्ज़ाम है वो जो उसका कैलेंडर यूनिवर्सिटी देती है, तो उसके मुताबिक जैसे BS है तो उसका मिड टर्म एग्ज़ाम कॉलेज में होगा लेकिन उसकी डेट यूनिवर्सिटी देगी। तो अब मिड टर्म एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना भी एग्जामिनेशन बोर्ड का काम होगा। इसी तरह ADP जब सेमेस्टर पे चले जाएगा तो तब भी वो, तो एग्जामिनेशन बोर्ड में बड़ी अहम कॉलेज की एक एक्टिविटी है जो असाइनमेंट है, और जो कॉलेज में रेगुलर बेसिस पर 2 एग्ज़ाम इंटर लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, ख़ास तौर पर मिड टर्म एग्ज़ाम, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी चूँकि खुद लेती है, लिहाजा वो कॉलेज नहीं कंडक्ट कराता, वो यूनिवर्सिटी कराती है। तो एक मिड टर्म एग्ज़ाम जो सेमेस्टर के मिड में होता है वो कॉलेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम का कैलेंडर पहले से पता होता है टीचर को, जो भी एग्जामिनेशन का कंट्रोलर है या स्टाफ है, कि कब होने हैं। तो उसकी तमाम इंतजामात करना, अब देखें आंसर शीट प्रिंट करवानी है, टीचरों से पेपर लेने हैं, पेपरों की कंपोजिंग करवानी है, पेपर प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद ड्यूटीज़ रोस्टर बनाना है, ड्यूटीज़ लगानी है, पेपर वापस मार्क करवा के लेने हैं, रिजल्ट कंपाइल करवाना है, सारा कुछ। और ये सारा काम कंट्रोलर ऑफिस करेगा, जो टीचर्स पर मुश्तमिल एक बॉडी है जिसने वो परफॉर्मेंस देनी है और आपकी ड्यूटी का वो हिस्सा है, चाहे आप कंट्रोलर हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, एडिशनल कंट्रोलर हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, जिस लेवल पर भी आपको कोई रखा गया उस बोर्ड में, सो यू आर सपोज टू परफॉर्म योर ड्यूटी एमिकेबली, ताकि ये एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो जाए और उसका जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। तो अब ये एक कॉलेज, हर कॉलेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए टीचर्स पर मुश्तमिल एक एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। और मैंने बताया कि जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होगा, जहाँ पर BS कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये बहुत ही अहम इसका रोल होता है और इसको बड़ी यानी तवज्जो से और बड़ी मेहनत से चलाया जाता है। और ये अमूमन हमारे टीचर्स ही बिसाइड्स देयर एकेडमिक ड्यूटीज़ ये ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं, बीइंग मेंबर्स ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। इसी से रिलेटेड मैं अभी जब इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में आ रहा हूँ, तो एक यहाँ पर ब्लॉक आपको नजर आएगा PTM कमेटी। PTM कमेटी जो है, यहाँ पर ये PTM कमेटी है, ये मैंने इसलिए पहले बात इस पे कर रहा हूँ कि ये इसी से रिलेटेड है कि एकेडमिक कैलेंडर में जहाँ 2 एग्जाम कॉलेज में इंटर लेवल पे मस्ट होते हैं, वहाँ पर 2 PTM करवाना, पेरेंट टीचर मीटिंग, भी एकेडमिक कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है कि जो ही एग्जाम खत्म हो तो कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग करवाई जाए और कॉलेज उस दिन पेरेंट्स को बुलाएं, उनको लेटर लिखें, उनको फ़ोन करें और उनको कहें कि आज डेट को पेरेंट टीचर मीटिंग है, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस के हवाले से आप कॉलेज आएँ और आके हमारे टीचर से मिलें। तो उसमें ये होता है कि उस दिन कॉलेज में तमाम डिपार्टमेंट में डेस्क लगा दिए जाते हैं, टीचर मौजूद होते हैं, वालिदैन आते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बिठाया जाता है, 1 बाय 1 फिर आके अपने बच्चे के कंसर्न सब्जेक्ट के हवाले से टीचर से मिलते हैं। वो उनके स्क्रिप्ट टीचरों के पास होते हैं जो मार्क किए होते हैं एग्ज़ाम के, तो उनके नंबर और चूँकि उस पर उनके रिमार्क्स होते हैं कि बच्चे की शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पेरेंट्स को पूरी पिक्चर उनके सामने रखी जाती है ताकि बच्चों को पता हो, उनके वालिदैन को, कि बच्चे के अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो उसकी वजह क्या है और अगर अच्छे आए हैं तो उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ करना है। तो बच्चों के जो मार्क स्क्रिप्ट होते हैं, जो टीचरों से मार्किंग के बाद उनके पास पड़े होते हैं, वो PTM में उनके वालिदैन के साथ शेयर किए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है और कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो PTM कमेटी भी एक होती है जिसका काम पेरेंट टीचर मीटिंग को कंडक्ट करवाना है। इसमें भी टीचर्स होते हैं तो उनको पता है कि साल में 2 PTM इसके ज़िम्मे है, तो जो उसमें 3-4 टीचर है, एक कन्वीनर है, 2 मेंबर हैं, उनको पता है कि हमने एग्ज़ाम के साथ ही वालिदैन के साथ रब्ता करना है, उनको लेटर लिखवाने हैं, लेटर भेजने हैं, डिस्पैच करने हैं, वो जब आएंगे उनके बैठने का इंतज़ाम है, उस दिन के सारे इंतज़ामात इस कमेटी ने करनी है। और चूँकि एकेडमिक कैलेंडर का हिस्सा है, लिहाजा इसकी एक रिपोर्ट भी बननी है, इसकी पिक्टोरियल एविडेंस भी क्रिएट होनी है, तस्वीरें भी बनाई जानी हैं और एक पूरे डॉक्यूमेंट की सूरत में प्रिंसिपल के सामने पेश करनी है कि ये PTM की रिपोर्ट है, ये पिक्चर्स भी ली गई हैं। और प्रिंसिपल ने वो सारा डॉक्यूमेंट आगे भेजना होता है क्योंकि PTM की रिपोर्ट आपको हायर अथॉरिटीज़ को भिजवानी होती है। तो वो एक्टिविटी क्रिएट करना, एमिकेबली कंडक्ट करवाना और उसकी रिपोर्ट तैयार करके आगे प्रिंसिपल ने आगे महकमे को भिजवाना, ये भी काम एक कमेटी करती है जो टीचर्स पर मुश्तमिल होगी, जैसे PTM कमेटी कहेंगे हम। इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल कमेटीज, आप देखते जाएं 1 बाय 1। मैंने कहा कि नोमेनक्लेचर का फ़र्क हो सकता है जिस कॉलेज में आप हैं वहाँ उसका नोमेनक्लेचर कुछ और हो, लेकिन ये बेसिक कमेटीज़ हैं जो मेरे सामने, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर नंबर 1 पे जो है वो है डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी, अब डेवलपमेंट कमेटी का क्या काम है?
कॉलेज के अंदर जो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम होता है वो बेसिकली C&W डिपार्टमेंट करता है, लेकिन C&W डिपार्टमेंट का हमने देखा है कि वो साल में आखिर पे बिल्कुल जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होता है तो उनका ठेकेदार आता है या SDO आता है, जी बताएं क्या करवाना है, और हम फिर उन्हें बताते हैं जी हमारी ये रिपेयर का काम है, या रंग रोगन होने वाला है, सफ़ेदी होने वाली है, डिस्टेंपर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलां जगह पे ये रिपेयर का काम है, तो वो जल्दी जल्दी करके ताकि पैसे रिलीज़ हो जाए उनको। लेकिन कॉलेज में तो डेली बेसिस पर रिपेयर की ज़रूरत होती है, डेली बेसिस पर। अब ये डिंगी का मसला है तो कहीं पर लीकेज ना हो, कहीं पर पाइप लीक कर गया है, कहीं पर वैसे कोई पाइपलाइन फट गई है, कहीं कहीं पर कोई चीज़ टूट गई है, कोई सीढ़ी टूट गई है, कुछ और हो गया, नंबर ऑफ थिंग्स जो कॉलेज की बिल्डिंग के हवाले से रिपेयर के काम होने होते हैं। तो या कोई नई चीज़ आपने रिपेयर करा के उसको करनी होती है, तो डेवलपमेंट कमेटी का यही काम होता है कि वो कॉलेज के अंदर इस तरह का कोई भी काम हो तो उसको करवाए, प्रिंसिपल को बताए कि जी यह काम है, इसमें प्लम्बर का काम है, कारपेंटर का काम है, मेसन का काम है, और उसको एंगेज करना, उससे मजदूरी तय करना, उसको उससे वो काम करवाना और एमिकेबली उस काम को रिजॉल्व कर देना, और प्रिंसिपल से रिक्विजिशन लेके पैसे अप्रूव करवाना, सैंक्शन करवाना, और फिर वो पैसे लेकर काम करवाना, ये उस कमेटी का काम है। तो डेवलपमेंट कमेटी इज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैटर्स ऑफ द कॉलेज विच आल्सो कम इनटू द प्रीव्यू ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग। उसके आगे फाइनेंस कमेटी है। अब फाइनेंस कमेटी भी मुख्तलिफ कॉलेज में इसके डेजिग्नेशन हो सकते हैं। बेसिकली क्या है कि कॉलेज में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक वो अकाउंट्स होते हैं जो स्टूडेंट फंड से रिलेटेड होते हैं, जो हम बच्चों से लेते हैं, और हमारे अकाउंट्स उसके होते हैं पंजाब बैंक में मेंटेन किए जाते हैं। 16-17 अकाउंट आपके अकाउंट्स होते हैं पंजाब बैंक में। टीचर हम लोग लेते हैं, तो वो उनका काम होता है कि वो एंट्रीज को एक दफ़ा टैली कर ले, चेकबुक के साथ देख ले कोई एंट्री में गलती तो नहीं क्लर्क से हुई, और फिर उसके बाद वो उधर साइन करके अपनी मोहर लगा देते हैं बर्सर की या कमेटी फाइनेंस कमेटी की। तो प्रिंसिपल को ये सहूलत होती है, हालांकि वो उनकी जिम्मेदारी कोई इस तरह, वो कोई जिम्मेदार नहीं होते। अगर कोई गलती हो गई है तो आपका फाइनेंस कमेटी को कोई गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, ऑडिट वाले, जिम्मेदारी प्रिंसिपल ही की है बिकॉज ही इज DDO। लेकिन प्रिंसिपल अपनी सहूलत के लिए कमेटी बनाता है कि उसके साइन करने से पहले उसे तसल्ली होती है कि हमारे टीचर ने इसको देख लिया हुआ है, लिहाजा गलती का इम्कान नहीं है, मैं साइन कर सकता हूँ। तो फिर वो उनके जो साइन के ऊपर फिर अपने साइन करता है। रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल के साइन की होती है, बट बर्सर या फाइनेंस कमेटी के साइन का मतलब ये है कि एक दफ़ा कंसर्न टीचर ने जिसके पास ये असाइनमेंट थी को कैश बुक को चेक करे, उसने देख लिया हुआ है, तो ये भी होती है। एडमिशन कमेटी, एडमिशन बोर्ड है, साल में जितना एडमिशन है इसकी जिम्मेदारी है। इसका भी एग्जामिनेशन बोर्ड की तरह पूरी हायरार्की होती है। डायरेक्टर एडमिशन है, उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर है, उसके साथ और स्टाफ है, लेकिन इनका काम साल में उस वक्त होता है जब दाखिले खुलते हैं। फर्स्ट ईयर के दाखिले होते हैं और उसके बाद थर्ड ईयर के दाखिले होते हैं, जिसे ADP कह लें या BS कह लें। तो उसमें पूरा एडमिशन प्रोसेस को परफॉर्म करना इनकी जिम्मेदारी है। बच्चों फॉर्म आ जाते हैं तो एडमिशन बोर्ड के पास चले जाते हैं, बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, और उनका मेरिट बनाना, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना, या अब जो ओकास का एक सिस्टम है ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, उसके मामलात को देखना, सारे ये इस कमेटी का काम है। तो कॉलेज का पूरा एडमिशन प्रोसेस सही तरीके से, पहली मेरिट लिस्ट लगी, दूसरी मेरिट लिस्ट लगी, उस वक्त तक मेरिट लिस्ट लगती है जब तक एडमिशन मुकम्मल ना हो जाए, और प्रिंसिपल का डायरेक्ट लिएजान होता है एडमिशन कमेटी या एडमिशन बोर्ड के साथ रिगार्डिंग न्यू एडमिशन इन द कॉलेज। पर उसके बाद अगर ऑफ एंड ऑन एडमिशन होता रहेगा तो थ्रू इन्हीं के वो फॉरवर्ड होगी रिक्वेस्ट। तो पूरा एडमिशन प्रोसेस को लुक आफ्टर करना ये एडमिशन कमेटी का काम है, जो हमारी टीचर्स पर मुश्तमिल होती है, और प्रिंसिपल उनको डायरेक्शन देता है कि आपका काम है कि आपके SOPs क्या है। हर कमेटी के SOPs प्रिंसिपल ने ले डाउन करने होते हैं, और ज़ाहिर है कि एक दफ़ा ये एक्सरसाइज हो चुकी होती है, फिर आने वाला प्रिंसिपल उसी को चला रहा होता है, और अगर उसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो वो उसको कर सकते हैं, कोई नई डायरेक्शन पास और करना
चाहे तो कमेटी के कन्वीनर को बुला के बता देते हैं कि अब नई डायरेक्शन आई है तो इसके मुताबिक हमने चलना है। तो डायरेक्शंस तो एचईडी दे रहा होता है जो थ्रू डीपीआई डायरेक्टोरेट आ रही होती हैं, लेकिन आगे पास ऑन करना जिससे मुताल्लिक है, जिस कमेटी से मुताल्लिक वो होता है, उसको बुला के आगे प्रिंसिपल पास ऑन करता है ताकि महकमे की हदायत के मुताबिक मामलात को चलाया जाए। तो एडमिशन कमेटी का काम उस वक्त बड़ा हेक्टिक होता है, 1-1.5 महीना जब आपका एडमिशन ओपन होता है, अमूमन सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, दे आर वेरी बिजी पर्सन द मेंबर ऑफ द एडमिशन कमेटी। फिर सोसाइटीज बोर्ड है। सोसाइटीज बोर्ड जो है ये को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज होती हैं। एक चेयरमैन सोसाइटी बोर्ड है जो ओवरऑल चेयरमैन है, सीनियर टीचर होगा, लेकिन आगे फिर सोसाइटीज हैं, बज़्म अदब है, बज़्म इकबाल है, डिबेटिंग सोसाइटी है, तकरीरी क्या कहते हैं वो वाली डिबेटिंग सोसाइटी है, मजलिस उलूम इस्लामिया है, और इसी तरीके से क्विज सोसाइटी है, ड्रामेटिक क्लब है, या इस तरह की और जो भी को करिकुलर एक्टिविटी से मुताल्लिक होती हैं सोसाइटीज़। तो लिटरेरी सर्कल है। तो वो फिर हर एक्टिविटी का एक टीचर इंचार्ज है। तो प्रिंसिपल आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक को बना दें इंचार्ज, एक को बना दें डिप्टी इंचार्ज, और उसके साथ फिर बाकी स्टूडेंट्स को टीचर मिला लेते हैं, और हर एक को अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कॉलेज में करवानी होती है। तो चूंकि प्रिंसिपल बता देते हैं कि भाई फलान डे आ रहा है, उस दिन हम चाहते हैं क्विज मुकाबला करवाएं, या फलान डे आ रहा है उस दिन हम चाहते हैं डिबेटिंग कंपटीशन करवाएं, फलान डेट पे हम चाह रहे हैं कि ड्रामेटिक सोसाइटी को ड्रामा या स्किट्स तैयार करवाए, तो या ऐसे राइटिंग करवाए कोई कमेटी, या कोई बज़्म अदब का कोई। तो जिसको जो टास्क दिया उसका काम है कि वो उसके मुताबिक वो एक्टिविटीज़ करे। बच्चों को मिला के वो पूरी सोसाइटी बनाई जाती है, बच्चों का अपने इंचार्ज के साथ रब्ता होता है। तो जहाँ बच्चे अपनी क्लासें पढ़ रहे होते हैं वहाँ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हर बच्चा अपने टेम्परामेंट के और मिजाज के और अपने शौक के मुताबिक ज्वाइन करता है। कई बच्चे हैं उनको किरात का शौक होता है तो वो मजलिस उलूम इस्लामिया के साथ रब्ते में होते हैं, जिनको लिखने का शौक होता है वो बज़्म अदब या के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं कि वहाँ पर वो जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, कोई क्विज करते हैं, कोई तकरीरी मुकाबले हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड हर सोसाइटी जो है बच्चों को मोटिवेट करके इन्वॉल्व करके वो एक्टिविटीज़ करती हैं, और ये बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और ये पब्लिक सेक्टर कॉलेजों का हाल मार्क रहा है। ये अच्छे वक्तों में 80s 90s में इन सोसाइटीज़ में बड़ी जान होती थी, और इंटर कॉलेजिएट मुकाबले करवाए जाते थे कॉलेजों में, जिसमें बड़ी गहमा गामी होती थी, और बाकायदा तौर पर टीमें आती थी दूर दूर से और पार्टिसिपेट करती थी, और उन दिनों में बड़ी सेलिब्रेशन होती थी, और बच्चे इनमें बड़े शौक से हिस्सा भी लेते थे और दूसरे कॉलेजों में जाते थे इंटर कॉलेजिएट में। और बच्चों को बड़ा शौक होता था कि हमें इनामात मिले, कप्स मिले, बुक्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले। तो बच्चों के अंदर उनकी कॉन्फिडेंस में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, उनके हिडन पोटेंशियल को डिस्कवर करने में इन सोसाइटीज़ का बड़ा रोल होता है। अब ये एक्टिविटीज़ अगरचे उतनी शौक से नहीं हो रही, बच्चों की तरफ से भी रिस्पांस कम है, टीचर की दिलचस्पी भी कम हुई है, लेकिन ये दोबारा से रिवाइव होना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर हमारी तालीम का मकसद ही पूरा नहीं होता जब तक कि हम ये एक्टिविटीज़ कॉलेजों में जनरेट ना करें। वरना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं वो काफ़ी नहीं है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। इस तरीके से सोसाइटीज़ बोर्ड के साथ फिर नीचे प्रोक्टोरियल बोर्ड है। प्रोक्टोरियल बोर्ड को हम इनकी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी डिसिप्लिन की। चीफ प्रॉक्टर, डिप्टी चीफ प्रॉक्टर, ये टीचर है हमारा कोई ना कोई, जिसका डिप्टी डिसिप्लिन किया है कि कॉलेज में डिसिप्लिन का रोस्टर बनाना, राउंड करना, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुक कॉलेज के डिसिप्लिन की वायलेशन से है वो इनके थ्रू टैकल होगा। इनका बच्चों को वार्निंग देना, फाइन करना, प्रिंसिपल तक मामला अगर लाना है तो उसके प्रिंसिपल के नोटिस में लाकर उनसे डिस्कस करना। तो टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द कॉलेज इज़ द कमेटी ऑफ द प्रोक्टोरियल बोर्ड। तो इसमें भी टीचर्स होंगे, 2-4 चीज़ें जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर होंगे। अफिलिएशन कमेटी एक होती है। अफिलिएशन चूँकि कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे हमारा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो अफिलिएशन एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है कि आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम हर साल आती है, हर साल आपकी एफिलिएशन रिन्यू होती है, इसकी एक फ़ीस होती है जो आपको जमा करवानी होती है, जो प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को देनी होती है। फिर यूनिवर्सिटी नए प्रोग्राम शुरू करने हैं तो उसके लिए एफिलिएशन लेनी होती है, उसके लिए बाकायदा एक पूरी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अगर आप एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर भेजा होता है जिसके तहत वो कहते हैं कि ये चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करें
तो हमारी टीम विजिट करके देखिए फैसला करेगी कि आपको इस सब्जेक्ट में या इस प्रोग्राम की एफिलिएशन देनी है कि नहीं देनी। तो ये एक एफिलिएशन कमेटी जो है उसका काम है कि वो ये फाइल वर्क करे और फाइल वर्क तैयार करे, ताकि जब यूनिवर्सिटी की टीम एफिलिएशन की आए तो उनको वो फाइल प्रोवाइड की जाए, जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट भी दी जाए ताकि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और नए प्रोग्राम की हमें एफिलिएशन मिल जाए, जिसका एनओसी हमारे डिपार्टमेंट ने हमें दिया हुआ है, एचईडी ने। तो एफिलिएशन कमेटी भी एक है। इसी तरीके से एकेडमिक सेक्शन जो है ये बच्चों के हमारे यहाँ इस मुख्तलिफ कॉलेजों में इसको मुख्तलिफ नोमेनक्लेचर होगा। ये बेसिकली एक ब्रांच है जो एक टीचर के तहत, इसमें क्लरिकल स्टाफ भी है, जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन के मामलात, उनके एडमिशन भिजवाना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना दाखिले के बाद, ये इसके मैंडेट में शामिल होता है। स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ये नाम से ही है कि ये स्पोर्ट्स से मुतल्लिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी टीचर कोई इंचार्ज बना दिया जाता है। पहले एक स्पोर्ट्स बोर्ड होता है ओवरऑल जो एथलेटिक्स करवाता है कॉलेज में, एनुअल एथलेटिक्स मार्च या फरवरी में, लेकिन जो गेम्स इंचार्ज होते हैं वो इसी के अंडर होते हैं। कोई क्रिकेट का इंचार्ज है टीचर, कोई बास्केटबॉल का है, कोई वॉलीबॉल का है, कोई फुटबॉल का है, कोई बैडमिंटन का इंचार्ज है, और उससे मुतल्लिक जो ज़रूरी सामान है वो एक्वायर करना, उनको मेंटेन रखना, टीम बनाना, टीम को तैयार करना, इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में भेजना, इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में भेजना, कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट करवाना। तो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक सारी एक्टिविटीज़ भी टीचर ही करवाते हैं जो स्पोर्ट्स बोर्ड में होते हैं। इसी तरीके से और भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। मीडिया लेज़ॉन कमेटी, ये अब हमारे कॉलेज में हमने ये भी बना दी है क्योंकि हमारे जर्नलिज्म का सब्जेक्ट है, तो जर्नलिज्म का हेड इसका कन्वीनर है कि जिसका काम है कि कॉलेज में कोई एक्टिविटी हुई है उसका प्रेस रिलीज़ बना के वो एजुकेशन रिपोर्टर्स की पूरी एक ईमेल उनके पास होती है, हमारे पास फीड, वो उनको भिजवा देते हैं। कोई अखबार छाप देता है, कोई नहीं छापता, लेकिन ये है कि अगर मीडिया ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसके थ्रू वो लेते हैं। हमारी वेबसाइट में जो है उसमें भी जो चीज़ें अपडेट की जाती हैं, तो मीडिया लेज़ॉन कमेटी भी है, वेब कमेटी भी है, क्योंकि बहुत से कॉलेजों ने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, उसके लिए आपको एक डोमेन लेनी पड़ती है जिसकी फ़ीस है, फिर उसको अपडेट रखना, तमाम नोटिस प्रिंसिपल उनको भी भिजवाता है ताकि वो ज़रूरी तौर पर जो आप, तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉलेज एक्सेसिबल होता है, पूरी दुनिया में उसकी एक्सेसिबिलिटी है कि आपने एक डोमेन ले ली, उसमें 10-12-14 हज़ार रुपये खर्च आता है, आपको एक डोमेन मिल गई, उसकी फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती है, आपकी वेबसाइट बन जाती है, फिर आप उसको अपडेट रखते हैं, उसमें आपके नोटिस आते हैं, आपकी जो डेवलपमेंट कॉलेज में हो रही होती है, जो आपकी न्यूज़ होती हैं वो आ रही होती हैं, एक्टिविटीज़ को सारा दिया जाता है। तो जिस घर बैठे जो चाहे एक्सेस करके आपके कॉलेज की पूरी प्रोफाइल उसको पता चल जाता है कि कौन कौन से टीचर हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेरिट इनका पिछले साल क्या था, मुख्तलिफ तरह की डायरेक्शन, सो एवरीथिंग। अब वेब बड़ी अहम हो गई है कि कॉलेज अपनी वेब बनाए, और कॉलेज अमूमन कहते हैं जी हमारा एडमिशन से मुतल्लिक जो भी मालूमात आपको चाहिए पब्लिक डीलिंग के लिए लोग हमारी वेब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो वो फिर हम आप उसका जो आइडेंटिटी होती है, एड्रेस होता है, वो हमारी हर चीज़ पर हम कॉलेज के मेन बोर्ड पे भी लिख देते हैं, जो कॉलेज का मेन बोर्ड होता है कि ये वेब एड्रेस है। इसी तरह हमारे प्रिंटेड लिफाफे हैं, इन्वेलप जैसे क्या इन्वेलप हैं या फाइल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उस पर वो दिखता है, हर एक को पता हो कि हमारा वेब का आइडेंटिटी क्या है। तो फिर ये आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप उस पे इंटरनेट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं इस कॉलेज को, इसके प्रोफाइल को, इसकी एक्टिविटीज़ को। तो अब वेब कमेटी जो है ये भी कॉलेजेस में है, मौजूद है। इसके साथ साथ कन्वोकेशन कमेटी है, बीएस कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बीएस जो है या प्रिंसिपल का ही सिर्फ मसला नहीं है, बल्कि ये महकमे की तरफ से कहा गया है कि आपने बीएस प्रोग्राम का एक कोऑर्डिनेटर बनाना है, जो क्योंकि बीएस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बड़ा करीब लेज़ॉन होता है। एनुअल सिस्टम में ऐसे नहीं होता था। एनुअल सिस्टम में हमें इतना वास्ता अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से नहीं पड़ता था जितना सेमेस्टर सिस्टम में पड़ता है। बेशुमार मामलात होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ब्रांच से तय करने होते हैं या उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो पूरा एक कोऑर्डिनेटर ऑफिस बनाया जाता है जिसका काम है कि वो बीएस के मामलात के हवाले से या सेमेस्टर सिस्टम के मामलात के हवाले से एचईडी और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करे विद द लेज़ॉन ऑफ द प्रिंसिपल। तो अब प्रिंसिपल को डायरेक्शन है बाकायदा कि वो एक कोऑर्डिनेटर बनाए जो बीएस प्रोग्राम के मामलात में यूनिवर्सिटी और एचईडी के साथ लेज़ॉन का सोर्स बने। तो ये भी एक है।
बाकी भी सोसाइटी से। सो दीज आर द, इसमें मैंने कहा कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ आपके सामने हैं, इसमें और भी ऐड की जा सकती हैं। इनके नॉमिन QEC भी एक है नीचे, QEC क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। ये अभी 2 साल पहले महकमे ने 2 चीज़ें नई आई हैं जो महकमे की तरफ से डायरेक्शन पर बनी है। QEC उन कॉलेजों में है जिनमें BS प्रोग्राम चल रहा है। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल ये यूनिवर्सिटी में होता था, लेकिन अब कॉलेजों में बनाया जा रहा है और इसके SOPs भी दिए गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो टीचर BS प्रोग्राम में एंगेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कॉलेज के अंदर क्या किया जा सकता है। और एक है CCC, मैनेजर CCC की है कैरियर काउंसलिंग सेंटर। कैरियर काउंसलिंग सेंटर होता है कि इसके भी SOPs महकमे ने दिए हुए हैं कि जब आप बच्चों को थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ट्रांसमिट करना है, उसके लिए सेमिनार हैं, वर्कशॉप हैं, सिंपोजियम हैं, विजिट्स हैं, इंटर्नशिप हैं, जो ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो कैरियर काउंसलिंग सेंटर वो एक्टिविटीज़ जनरेट करेगी, जिसका मैनेजर कोई टीचर होगा और वो उसके SOPs के मुताबिक। ये 2 QEC और कैरियर काउंसलिंग सेंटर ये अभी नोटिफाई हुई हैं, महकमे ने की हैं और कहा है कि कॉलेजों में बनाएं। तो आने वाले वक्त में जब ये BSc ज़्यादा कॉलेजों में हो जाएगा, BS प्रोग्राम और ADP भी सेमेस्टर पे चले जाएगा, तो इनका रोल बड़ा अहम होगा। तो दीज आर जो है मामला जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। प्लीज़ अपना तारुफ करवाएं और बात कर लें। नहीं है प्रिंसिपल बनने के लिए, तो उसके लिए कोई बाउंड होगा या सर इसके लिए क्या होगा फिर? जी मैं इसका जवाब देता हूं आपको। देखें, एक बात आप ज़हन में रखें कि प्रिंसिपल की पोस्टिंग जो है या इंडक्शन जो है ये कंसेंट के बगैर नहीं होती। ये आप जब तक खुद विलिंग ना हो प्रिंसिपल बनने के लिए, आपको बाई फोर्स प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता और ना ही बनाया जाता है। और अगर कभी ऐसे कोई किया जा रहा है तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि महकमा हमेशा कंसेंट लेकर आप लोगों को कंसिडर करता है। अव्वल तो प्रिंसिपल्स के बड़े शहरों में तो पैनल बनते हैं, वो बाकायदा डायरेक्टर की तरफ से एक परफार्मा आता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फिल करके भिजवाएं। उसमें आपने अपना पूरा प्रोफाइल देना होता है। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, पैनल बनता है, इंटरव्यू होते हैं और फिर उसमें किसी एक को प्रिंसिपल लगाया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल अगर टाइम गैप, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी मजबूरी आ गई है कि कॉलेज छोटा सा है, स्टाफ थोड़ा सा है और आपको डायरेक्टर कह रहा है कि जी आप फौरी तौर पर ऑफिशिएटिंग चार्ज संभाल लें और आप हिचकिचाहट शो कर रहे हैं, तो वो कहता है नहीं आप प्लीज इसको लें। तो वो भी ऑफिशिएटिंग चार्ज। परमानेंट प्रिंसिपल जब तक आपकी कंसेंट ना हो आपको नहीं लगाया जाएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट। और सर इसी में अगर निगरान प्रिंसिपल के तौर पर जो मोस्ट सीनियर है उसी के लिए लाजमी होगा कि जो मोस्ट सीनियर होगा वो एक वक्ती तौर पर निगरान प्रिंसिपल को बनाया जाएगा? नहीं, ये अब इस सूरत हाल में पहली बात है अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करती है। अगर तो वो परमानेंट प्रिंसिपल लगाना है तो परमानेंट प्रिंसिपल को लगाने की जो अथॉरिटी है वो डिटरमिन करेगी। इसमें सीनियरिटी बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीनियरिटी वाइस प्रिंसिपल की हद तक है कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लगाते वक्त सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करे, लेकिन प्रिंसिपल को लगाते वक्त, क्योंकि प्रिंसिपल को लगाना होता है HED ने, चाहे वो डायरेक्टोरेट है या DPA ऑफिस है या वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो सीनियरिटी की बेस पर प्रिंसिपल नहीं लगाते। वो प्रिंसिपल लगाते हैं सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस पे, कि अगर उनको ये भी देखना होता है कि वो बंदा सीनियर के साथ साथ इस काबिल भी है कि प्रिंसिपल एक्ट कर सके। इंटरव्यू का मकसद ही ये होता है कि ये जज किया जाए कि आप एलिजिबल भी हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल के काम की नेचर बड़ी डिफरेंट होती है। उसमें आपके अंदर कुछ बुनियादी स्किल्स होनी जरूरी हैं कि जो आप एक प्रिंसिपल की असाइनमेंट को टेकअप कर सकें। तो सीनियरिटी का कोई असूल नहीं है कि आप सीनियर है तो लिहाजा आप ही को प्रिंसिपल बनाया जाएगा। प्रिंसिपल लगाते वक्त जो अथॉरिटी लगाती है वो सीनियरिटी के साथ फिटनेस भी देखती है। सिर्फ सीनियर होने पर आपको प्रिंसिपल नहीं लगाया जाता। जी ठीक है सर, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन बस ये कि सर अगर किसी कॉलेज में 19 स्केल में प्रोफेसर एक प्रिंसिपल बन गया तो दूसरा जो 19 वाला है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए तो फिर उसे लगाया जाएगा या 18 वाले को लगा दिया जाएगा? नहीं। देखिए इसमें तरीकाकार ये है, किसी भी सूरत में प्रिंसिपल, देखें प्रिंसिपल एक बंदे को, जैसे मैंने अभी गुफ्तगू सारी की कि किसी को वाइस प्रिंसिपल लगाना चाहता है लेकिन उसके ऊपर 4 सीनियर लोग और भी हैं,
तो प्रिंसिपल अगर सेफ साइड चाहते हैं तो उन 4 से रिटर्न ले लें कि वो नहीं लगना चाहते। जो बंदा खुद नहीं लगना चाहता उसको तो आप बिल्कुल बाईपास कर दें, उसके बाद आपने नेक्स्ट सीनियर को देख लें, वो भी नहीं लगना चाहता उससे नीचे आ जाए। मैंने बताया ना कि कंसेंट के बगैर आप लगाएंगे तो वो बंदा डिलीवर ही नहीं करेगा, वो काम दिलचस्पी से करेगा ही नहीं। ये पोस्टें जो हैं ये कंसेंट के, अगर आप लिख कर आप कहते हैं जी मैं नहीं लगना चाहता, इट्स ओके, आप लिख कर लें, मुझे लिख कर दे दें आप, उसके बाद आप नेक्स्ट को बुला लें। वो कहता है मैं भी नहीं लगना चाहता, आप उससे जो लगना चाहे उसको बना दें। तो ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। वो दूसरा 19 का नहीं लगना चाहता, आप 18 वाला अगला है उसको लगा दें, शर्त है कि वो लगना चाहता है। जी, एनीवन एल्स? जी मिस्टर इक़्तिदार अहमद, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन मिस्टर इक़्तिदार अहमद। सवाल ये था सर कि ये जो हमें एडिशनल ड्यूटीज दी जाती हैं कॉलेजेस में, इनका कोई वेटेज वर्कलोड पर भी होता है या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि एक नई सूरत पैदा हो चुकी है कि हमारे मेल कॉलेजेस में फीमेल टीचर्स आ चुकी हैं, तो अगर फीमेल टीचर मोस्ट सीनियर है वाइस प्रिंसिपलशिप के लिए या प्रिंसिपलशिप के लिए, वो मोस्ट एलिजिबल बन जाएंगे सीनियर मोस्ट ऑनिक बेस पर, तो क्या उन्हें लगाना मस्ट है, उन्हें लगाया जा सकता है, या अगर कॉलेज मेल है तो मेल को ही लगाया जाए? जी थैंक यू वेरी मच। आपके दोनों सवाल मैंने सुन लिए हैं, माइक का म्यूट कर दें, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट है उससे आपके वर्कलोड का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल, ये इट इज अप टू द प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल जो है वो एक बंदे को एक ऐसी असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें उसको काफ़ी टाइम उस असाइनमेंट पर देना पड़ता है, और कॉलेज में उस डिपार्टमेंट में फैकल्टी अवेलेबल है और टीचर मौजूद है जिनमें वर्कलोड अभी गुंजाइश मौजूद है, तो प्रिंसिपल उसके हेड को बुला के या ऐसे कर सकते हैं कि उस टीचर को कुछ रिलीफ दे दें कि भाई आपके पास 3 क्लासें हैं, जबकि अभी आपके पास स्टाफ इतना है कि बाकी टीचर में कुछ टीचर ऐसे हैं जिनका वर्कलोड अभी पूरा नहीं है, तो आप उसको कहते हैं यार आपको मैं एक ही क्लास देता हूँ, आपकी बाकी 2 क्लासें मैं उनको शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट एक क्लास तो आपने अपने पास रखनी है। तो वो दूसरों को दे रहे हैं, और जिनको दे रहे हैं वो उनके वर्कलोड से एक्सीड नहीं कर रही, तो वो भी जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं उन टीचर्स के सामने कि चूंकि ये टीचर इस असाइनमेंट में है जिसमें इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है कि इसकी प्रेजेंस हो, प्रिंसिपल ऑफिस के पास रहे या प्रिंसिपल से राब्ते में रहे, तो इसको हम ये रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो वो दे सकता है कि वो उसका वर्कलोड कुछ कम कर दे, इस वजह से कि वो किसी ऐसी असाइनमेंट पे है जहां वो अपना टाइम ज्यादा दे रहा है। लेकिन ये कोई रूल ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो लाजमी तौर पर उसका वर्कलोड में उसको रिलीफ देना जरूरी है। तो इट अप टू द प्रिंसिपल कि अगर वो किसी को इसलिए रिलीफ देना चाहता है कि उसका कुछ वर्कलोड कम करके कि चूंकि वो किसी ऐसी असाइनमेंट पे है जहां वो ज्यादा टाइम प्रिंसिपल चाहता है वो दे, तो वो ऐसा कर सकता है, और उसकी जस्टिफिकेशन उसके पास ये होगी कि इसको मैंने थोड़ा सा रिलीव इसलिए दिया है कि इससे मैं ये काम ले रहा हूँ, इसका टाइम मुझे यहाँ ज्यादा चाहिए। सो इट अप टू द प्रिंसिपल, लेकिन इसके लिए कोई गवर्नमेंट की डायरेक्शन नहीं है, इट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड द कंसर्न टीचर कि वो उसको क्यों रिलीव दे रहा है। अगर इसमें फेवरेटिज्म कर रहा है तो वो इशू बनेगा। आप किसी टीचर को वर्कलोड कम दे रहे हैं इसलिए कि वो आपका दोस्त है या आपके बड़े करीब है या प्रिंसिपल को वो ओब्लाइज करता है और उसका वर्कलोड कम कर रहा है, तो वो तो कॉलेज के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो जस्टिफाई ये कर रहा है और मैसेज बाकी फैकल्टी को ये जा रहा है कि इसको प्रिंसिपल ने थोड़ा सा वर्कलोड में रिलीव इसलिए दिया है कि वहां पर एक और ऐसी असाइनमेंट में एज ए कंट्रोलर एक्ट कर रहा है, वो वहां पे उस बेचारे को इतना काम करना पड़ रहा है, तो उसको प्रिंसिपल ने यहाँ रिलीव दिया, तो कोई भी एतराज नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो सबको पता है कि वो बंदा अपना टाइम कॉलेज ही को दे रहा है, लेकिन उसकी असाइनमेंट एक ऐसी है जिसमें उसकी प्रेजेंस जरूरी है ज्यादा टाइम के लिए। तो ये डिसीजन है जो प्रिंसिपल ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर लेने होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या करूंगा जिससे कोई मसला पैदा हो। मिसाल के तौर पर इस सूरत हाल में भी कुछ शरारत करता है और महकमे में शिकायत करता है जी वर्कलोड कम दिया गया, तो प्रिंसिपल अगर कह देगा जी मैंने इसको रिलीव इसलिए दिया है कि उससे मैं ये काम ले रहा हूं, तो उसको प्रिंसिपल को किसी ने नहीं पूछना या किसी उसके लिए कोई पुछ प्रतीत वाला मसला नहीं है। शिकायत करने को तो कोई भी कर सकता है, बट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ एमिकेबली। सो ये बात है। वैसे रिलीफ जो है वो रूल्स इजाजत नहीं देते कि आप किसी को इसलिए वर्कलोड में रिलीफ दें कि आप उससे कोई दूसरी काम ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात आपने जो की
देखें बात यह है कि जो मेल कॉलेज में फीमेल स्टाफ काम कर रहा होता है उसमें आज तक ये प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी मेल कॉलेज में, जैसे मेरा कॉलेज है या एमयू कॉलेज है या साइंस कॉलेज है या और कॉलेज हैं, ये कॉलेज ऐसे हैं जिसमें फीमेल स्टाफ भी काम करता है मेल के साथ, लेकिन बॉयज कॉलेजेस हैं, इसमें कभी भी गवर्नमेंट किसी फीमेल को प्रिंसिपल नहीं लगाएगी। क्योंकि के पर मिनट का जहां पर तो गवर्नमेंट ने करना, गवर्नमेंट नहीं लगाएगी वाइस प्रिंसिपल डेजिग्नेटेड पोस्ट पे मेल कॉलेज में। लेकिन अगर प्रिंसिपल लगा देता है तो प्रिंसिपल ऐसा कर तो सकता है, लेकिन और ऐसी मिसाल भी है कि एमयू कॉलेज में ऐसा हुआ है कि मेल कॉलेज, लेकिन प्रिंसिपल ने कुछ अरसे के लिए किसी फीमेल को वाइस प्रिंसिपल लगाया, लेकिन वो भी एक रिजेंटमेंट आती है कि भाई चूंकि मेल कॉलेज है तो आप मेल को ही वाइस प्रिंसिपल लगाएं। लेकिन वाइस प्रिंसिपल को चूंकि वो डिपार्टमेंट उस इदारे का सरबराह नहीं है, वो इदारे को चलाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है। तो प्रिंसिपल देख रहा है कि वाइस प्रिंसिपल मैंने अगर फीमेल को लगाया बिकॉज शी इज मोर कॉम्पिटेंट इन कंपेयर टू एनी अदर फैकल्टी मेंबर, तो वो लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी मेल कॉलेज में फीमेल को आज तक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए प्रिंसिपल इंडक्ट नहीं किया गया। जी थैंक यू वेरी मच जी। आज का सेशन हम ये खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे बातचीत होगी और कोई अगर डिस्कशन रह गई होगी तो उस पर करेंगे। थैंक यू बिलाल। ओके थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर। टेक केयर सर।